अरे नैना, इधर तो आ। इस तरह कतरा कर क्यों भाग रही है? नैना ने कांजीवरम साड़ी में सजी सवरी ममता ने दरवाजे की तरफ दबे कदमों से खिसकते देखकर कहा। जी कहती शर्माती सकुचाती नैना उनके पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? इस तरह सज धज कर कहाँ जा रही है? ममता ने पूछा। आज विदाई का समारोह है ना माँ जी। कॉलेज में सभी अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, मैं ऐसे ही सादे कपड़े में जाऊँ तो कुछ अजीब सा लगेगा। नैना सहमे स्वर में बोली। तो इसमें बुरा क्या है बेटी? तेरी गर्दन तो ऐसी झुकी जा रही है मानो कोई अपराध कर दिया हो। इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। हमें भी देखकर अच्छा लगता है। रुक जरा, मैं अभी आई। कहकर ममता ने अपनी अलमारी में से सोने के कंगन और एक सुंदर सा हार निकालकर उसे दिया। माँ जी, उनसे कंगन और हार लेते हुए नैना की आंखें नम हो गई थी। यह क्या पागलपन है? सारा मुंह गंदा हो जाएगा। माँ जी ने कहा, जानती हूँ, पर लाख चाहने पर भी ये आंसू नहीं रुकते। कभी कभी नैना ने खुद पर संयम रखने का प्रयास करते हुए कहा। नैना ने भावुक होकर हाथों में कंगन और गले में हार डाल लिया। कैसी लग रही हूँ? अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, बिल्कुल चाँद का टुकड़ा, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुझे। वह प्यार से बोली। पता नहीं माँ जी, मेरी अपनी माँ कैसी थी, बस एक धुंधली सी याद शेष है, पर मैं यह कभी नहीं भूलूंगी कि आपके जैसी माँ मुझे मिली। नैना भावुक होकर बोली। बहुत हो गई यह मक्खनबाजी, अब जा और आरव से कहना मुझसे मिले बिना न चला जाए। उन्होंने आंखें तरेर कर कहा। जी, आरव तो खुद ही आपसे मिलने आने वाले हैं। उनकी माताजी आई हैं, वह आपसे मिलना चाहती हैं। कहती हुई नैना पर्स उठाकर बाहर निकल गई थी। इधर ममता समय के दर्पण पर जमी अतीत की धूल को झाड़ने लगी थी। वह अपनी बेटी निर्मला के बेटा होने के मौके पर उसके घर गई थी। वह जाकर खड़ी ही हुई थी कि नैना ने आकर थोड़ी देर उन्हें निहार कर अचानक ही पूछ लिया था, आप लोग अभी नहाएंगे या पहले चाय पियेंगे? वह कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही निर्मला नैना पर बरस पड़ी थी। यह भी कोई पूछने की बात है? इतने लंबे सफर से आए हैं तो क्या आते ही स्नान ध्यान में लग जाएंगे? चाय तक नहीं पियेंगे? ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। कहती हुई नैना रसोई घर की तरफ चल दी। और सुन, सारा सामान ले जाकर गेस्ट रूम में रख दे। आकाश का रिक्शे वाला आता होगा, उसे तैयार कर देना। नाश्ते की तैयारी भी कर लेना। बस कर निर्मला, इतने काम तो उसे याद भी नहीं रहेंगे। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, आप नहीं जानती हैं, इसे यह एक नंबर की कामचोर है। एक बात कहूँ माँ, पिताजी ने कुछ भी नहीं देखा मेरे लिए। पति पत्नी कैसे सुख चैन से रहते हैं मैंने तो जाना ही नहीं। जब से इस घर में पैर रखा है मैं तो देवर ननद की सेवा में जुटी हूँ। अब निर्मला पिताजी की शिकायत करने लगी। ऐसे नहीं कहते। अंगूठी में हीरे जैसा पति है तेरा, इतना अच्छा पुश्तैनी मकान है, माता पिता कम उम्र में चल बसे तो भाई बहन की जिम्मेदारी तो बड़े भाई भाभी पर ही आती है। ममता ने समझाते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, यह सब तो देखना चाहिए था ना आपको। भाई की पढ़ाई का खर्च, फिर बहन की पढ़ाई, ऊपर से उसकी शादी के लिए कहाँ से लाएंगे हम लाखों का दहेज? निर्मला चिड़चिड़े स्वर में बोली थी। ठीक है, यदि मैं सब कुछ देख कर विवाह करता और बाद में सास ससुर चल बसते तो क्या करती तुम? अमर भी नाराज हो उठे थे। ममता ने उन्हें शांत करना चाहा। बेटी और पति के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी और उनके भड़कते गुस्से को काबू में रखने के लिए उन्हें हमेशा ठंडे पानी का कार्य करना पड़ता था। तभी चाय की ट्रे थामे नैना आई। साथ ही निर्मला के पति रोहन ने वहां आकर उस गर्मा गर्म बहस में बाधा डाल दी थी। चाय पीते हुए भी ममता की आंखें नैना का पीछा करती रही। उसने फटाफट आकाश को तैयार किया और उसका टिफिन लगाया। आकाश को नाश्ता दिया और ममता और उनके पति के लिए नहाने का पानी भी गर्म करके दिया। ममता नहा कर निकली तो उन्होंने देखा कि नैना सब्जी काट रही थी। वह बोली, अरे अभी से खाने की क्या जल्दी है बेटी, आराम से हो जाएगा। माँ जी, मैं सोच रही थी आज कॉलेज चली जाती तो अच्छा रहता। हमारी परीक्षाएं सिर पर है, कॉलेज न जाने से बहुत नुकसान होता है। नैना जल्दी जल्दी सब्जी काटते हुए बोली। तुम जाओ ना, कॉलेज में आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। इस तरह परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे पता है इंटर की पढ़ाई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
ममता ने कहा। उनकी बात सुनकर नैना के चेहरे पर आई चमक उन्हें आज तक याद है। कुछ पल तक तो वह उन्हें एकटक निहारती रह गई थी, फिर कुछ इस तरह मुस्कुराई थी मानो बहुत प्यासे व्यक्ति के मुंह में किसी ने पानी डाल दिया हो। दोनों के बीच इशारों में बात हुई। वह नैना लपक कर उठी और तैयार होकर किताबों का बैग हाथ में लेकर बाहर आ गई। तो मैं जाऊं माँ जी? उसने पूछा। कहाँ जा रही है महारानी जी? तभी निर्मला ने आकर पूछा। कॉलेज जा रही है बेटी। नैना कुछ कहती उससे पहले ही ममता ने जवाब दे दिया। मैंने कहा था ना 1 सप्ताह और मत जाना। निर्मला ने डांटने के अंदाज में कहा। जाने देना, निर्मला कह रही थी पढ़ाई का नुकसान होता है। ममता ने नैना की वकालत करते हुए कहा। ओह, तो आपसे शिकायत कर रही थी? कौन सी पीएचडी कर रही है? इंटर में पढ़ रही है और वह भी कॉपी कर पास होगी, निर्मला ने व्यंग के लहजे में कहा। ममता का मन हुआ कि वे निर्मला को बताए कि जब वह स्कूल में पढ़ती थी तो उसे कैसे सब कुछ पढ़ने की टेबल पर ही चाहिए होता था और तब भी वह उसी के शब्दों में रोपीट कर ही पास होती थी या नहीं भी होती थी। पर स्थिति का नजाकत देखकर वे चुप रह गई। अमर तो 2 दिन बाद ही वापस चले गए थे, पर उन्हें निर्मला के पूरी तरह स्वस्थ होने तक वहीं उसकी देखभाल को छोड़ गए थे। नैना दिन भर घर के कार्यों में हाथ बटाकर अपनी पढ़ाई भी करती और निर्मला की जली कटी भी सुनती, पर उसने कभी भी कुछ न कहा। अमर अपने काम में व्यस्त रहता या व्यस्त रहने का दिखावा करता। छोटे भाई राजीव ने शायद निर्मला के स्वभाव से ही तंग आकर छात्रावास में रहकर पढ़ने का फैसला किया था। वह माता पिता की चल अचल संपत्ति पर अपना हक जताता तो निर्मला सहम जाती थी, पर अब सारा गुस्सा नैना पर ही उतारता था। कभी कभी ममता को लगता कि सारा दोष उनका ही है। वे उसे दूसरों से शालीन व्यवहार की सीख तक नहीं दे पाई थी। बचपन से भी वह अपने तीनों भाई बहनों में सबसे ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी और बात बात पर जिद करना और घर से बाहर हो जाना उसके स्वभाव का खास हिस्सा बन गया था। कुछ दिन और निर्मला के परिवार के साथ रहकर ममता जब घर लौटी तो उनके मन में एक कसक सी थी। वे चाह कर भी निर्मला से कुछ नहीं कह सकी। 2 महीने तक साथ रहकर नैना से उनका नाम और अबूझ सा बंधन बन गया था। कहते हैं मन को मन से राह होती है। पहली बार उन्होंने इस कथन की सच्चाई को जीवन में अनुभव किया था। पर संसार में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और वे चाह कर भी नैना के लिए कुछ न कर पाई थी। पर अचानक ही कुछ नाटकीय घटना घट गई थी। अमर को 2 साल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से जर्मनी जाना था। नैना को वह कहाँ छोड़े, यह समस्या उसके सामने मुंह भाए खड़ी थी। दोनों ने पहले उसे छात्रावास में रखने की बात भी सोची, पर जब ममता ने नैना को अपने पास रखने का प्रस्ताव रखा तो दोनों की बातें खिल गई थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, फिर भी अमर ने पूछ ही लिया। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी माँ जी? अरे नहीं बेटे, कैसी बातें करते हो, नैना तो मेरी बेटी जैसी है। फिर तीनों बच्चे अपने घर संसार में व्यवस्थित हैं। हम दोनों तो बिल्कुल अकेले हैं, बल्कि मुझे तो बड़ा सहारा हो जाएगा। ममता ने कहा। सहारे की बात मत कहो माँ, बहुत स्वार्थी किस्म की लड़की है। यह सहारे की बात तो सोचो भी मत, निर्मला ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि का परिचय देते हुए कहा। ममता की नजर सामने दरवाजे पर खड़ी नैना पर पड़ी तो उसकी आंखों की हिंसक चमक देखकर वे भी एक क्षण को तो सहम गई थी। हाँ तो पापा, आप क्या कहते हैं? उन्हें चुप देख कर निर्मला ने अमर से पूछा था। तुम्हारी माँ तैयार है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे भी नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। नैना अच्छी लड़की है और तुम्हारी माँ को तो यो भी कभी किसी से तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं हुई है, अमर ने निर्मला के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस तरह नैना ममता के जीवन का हिस्सा बन गई थी और जल्द ही उसने उन दोनों पति पत्नी के जीवन में भी अपनी खास जगह बना ली थी। एक दिन नैना कॉलेज से लौटी तो ममता अपने बेडरूम में बेसुध पड़ी थी। यह देखकर नैना पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गई। बीमारी की हालत में नैना ने उनकी ऐसी सेवा की कि सब आश्चर्यचकित रह गए। नैना ने हाथ में साबूदाने की कटोरी थामे खड़ी ममता से कहा था, तुम जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी। ममता ने मुस्कुराकर कहा,
आप पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं क्या? नैना ने पूछा। हाँ, पर क्यों पूछ रही हो तुम? यो ही, पर मुझे यह जरूर लगता है कि कभी किसी जन्म में कुछ भले काम जरूर किए होंगे मैंने, जो आप लोगों से इतना प्यार मिला। नहीं तो मुझ अभागी के लिए यह सब कहाँ। कहते हुए नैना की आंखें भर आई। आज कहा सो कहा, आगे से कभी खुद को अभागी न कहना। कभी बैठकर शांत मन से सोचो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या दिया है। ममता ने नैना को समझाते हुए कहा। अमर और ममता के साथ रहकर नैना कुछ इस कदर निखरे कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस स्नेहिल वातावरण में नैना ने पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब कठिनाई से पास होने वाली नैना पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी तो खुद ममता को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे स्वर्ण पदक मिला था। स्वर्ण पदक लाकर उसने ममता को सौंपते हुए कहा, इसका श्रेय केवल आपको जाता है। माँ जी, पता नहीं इस ऋण को मैं कैसे चुका पाऊंगी। पगली नैना, तू तो माँ भी कहती है और ऋण की भी बात करती है, फिर भी मैं बताती हूँ मेरा ऋण कैसे उतरेगा। ममता ने उसे समझाते हुए कहा। तेन त्यक्तेन भुजीसा तो क्या? नैना ने चौंकते हुए कहा, यह क्या है? सीधी सादी भाषा में कहिए ना, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। कहकर नैना हंस पड़ी। यह मजाक की बात नहीं है बेटी, जीवन का भोग त्याग के साथ करो और इस त्याग के लिए सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। परिवार और समाज में छोटी सी लगने वाली बातों से दूसरों का जीवन बदल सकता है। तुम समझ रही हो ना नैना? ममता ने नैना को समझाते हुए कहा। जी, प्रयास कर रही हूँ, नैना ने जवाब दिया। देखो निर्मला मेरी बेटी है, पर उसके तुम्हारे प्रति व्यवहार ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। तुम ऐसा करने से बचोगी ना? ममता ने पूछा। जी, प्रयत्न करूंगी कि आपको कभी निराश न करूं, नैना गंभीर स्वर में बोली। शीघ्र ही नैना अपने ही कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हो गई और अब तो उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उसकी काया पलट की बात सोचते सोचते उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। कहाँ खोई हो? तभी अमर ने आकर ममता की तंद्रा भंग करते हुए पूछा। कहीं नहीं, यो ही ममता ने चौंक कर कहा। तुम्हारी तो जागते हुए भी आंखें बंद ही रहती है। आज लाइब्रेरी से निकला तो देखा नैना ने आरव के साथ हाथ में हाथ डाले जा रही थी। अमर ने कहा। जानती हूँ, ममता ने उनकी बात का जवाब दिया। क्या? अमर ने पूछा। यही कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उन्होंने बताया। क्या कह रही हो? पराई लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अमर ने सकपकाते हुए कहा। घबराओ नहीं, मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। उसने तो आरव को सब लिख भी दिया है। ममता बोली। ओह, तो दुनिया को सब पता है, बस हमसे ही पड़ता है। अमर ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी ही देर में नैना दरवाजे पर दस्तखत देती हुई घर में घुसी। माँ, आज शाम को आरव अपनी माँ के साथ आपसे मिलने आएंगे। उसने शर्माते हुए ममता के कान में कहा। क्या बात है, हमें भी तो कुछ पता चले। अमर ने पूछा। खुशखबरी है, आरव अपनी माँ के साथ नैना का हाथ मांगने आ रहे हैं। चलो बाजार चले, बहुत सी खरीदारी करनी है, ममता ने कहा तो नैना शर्मा कर अंदर चली गई। सच कहूँ ममता, आज मुझे जितनी खुशी हो रही है उतनी तो अपनी बेटियों का रिश्ता तय करते समय भी नहीं हुई थी। अमर गदगद स्वर में बोले। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, पर सच्चा सुख तो उनके लिए कुछ करने में है जिन्हें हमारी जरूरत है। संतोष की मुस्कान लिए ममता बोली। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।